नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लासें लेके आने वाले हैं। इस क्लासों के माध्यम से आपको ढेर सारा आने वाले एग्जाम के लिए मैटर मिलेगा। सबसे पहले हमारे महिपाल जी सर आपसे रूबरू हुए थे अभी एक 9th क्लास की एक बुक्स के रूप में, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसके आधार पर उन्होंने 1857 की क्रांति को समझाने का अच्छे से कोशिश किया। और हो सकता है आपको इसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, ठीक है? तो कल उसके लिए आपको कंफर्म करवा दिया जाएगा और अच्छे से और समझा दिया जाएगा। और इससे संबंधित आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर पिछले प्रश्न पत्रों के माध्यम से वो भी बता दिया जाएगा, और नए प्रश्न बनने वाले हैं उसके माध्यम से आपको भी पूरी तरह से बता दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इससे संबंधित मैं अभी क्लासें लेके आया हूँ जो इस व्हाइट बोर्ड पे आपको अंकित है। इससे संबंधित आपका जो सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, सबसे पहले मैं इसी चीज के बारे में शुरू करूंगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा उसी के अनुसार आगे संस्कृति के जो भी टॉपिक है, अपने रीति रिवाज से संबंधित राजस्थान के संस्कृति से जुड़े सारे पहलू है, उसके बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे। इसी के आधार पर मैं आपको कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम आप राजस्थान का इतिहास समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे कहे अनुसार एक बार आप राजस्थान को एक शॉर्ट रूप में, एक परिचय के रूप में जान लीजिए, जिस वजह से आप राजस्थान का अगर बेसिक रूप से थोड़ा सा देख पाओगे, छोटा सा भूगोल हो, प्राचीन नाम हो, ठीक है, और इसके अलावा ऋग्वेद हो या फिर अपने जो भी सबसे बड़े भारतीय ग्रंथ माने गए हैं उनके उनके आधार पे राजस्थान को किन किन नामों के आधार पर बताया गया है, तो उसके बारे में आप जानोगे। इसके अलावा और आपको पता होगा, राजस्थान जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। इसका सामान्यतः क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसी क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसके बारे में आपको काफी अच्छा पता होगा। और इसके साथ ही गए 2 साल या फिर 3 साल के अंदर आपने सुना होगा नए भूगोल के रूप में, जो कि राजस्थान में पहले 33 जिले हुआ करते थे, जो कि बढ़ा के आपके 41 जिलों के रूप में बना दिया गया है, जो राजस्थान के संभागों और उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाजों के आधार पर राजस्थान को एक संस्कृति के रूप में समेटे हुए हैं। आज अपन देखेंगे राजस्थान का इतिहास। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाकई में इतिहास क्या होता है, ठीक है। इतिहास क्या होता है तो आपको पता ही होगा, इति धन हास, इति धन हास। इति है ना अतीत की, हास है घटित, मतलब अतीत की घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब यहाँ अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास से मतलब है आखिर राजस्थान ये शब्द कैसे आया, और इसके बारे में अपने पुराने शिलालेख या फिर ग्रंथ या फिर आप मानो तो माने गए भगवत गीता, ऋग्वेद के आधार पर इसको क्या किन की नामों के आधार पर जाना गया है। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के सामान्य परिचय के रूप में बताऊं तो आपको सबको पता होना चाहिए, जो आज का जो वर्तमान, ये जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम के रूप में बता पा रहा हूँ, वर्तमान राजस्थान या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आप देखोगे तो एक नए राज्य के रूप में राजस्थान को आप देखते हैं। ये राज्य जो वर्तमान में है उसको 1949 से पूर्व राजस्थान नाम की ऐसी कोई भी एक भौगोलिक सीमा से रिलेटेड कोई भी ऐसा राज्य भारत के अंदर कोई राज्य नहीं था। तो बताइए फिर ये कहां से आया, तो इसके बारे में सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से राजस्थान का इतिहास है, तो राजस्थान को बिल्कुल सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना के रूप में रेखांकित किया। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर राजस्थान के बारे में राजपूताना को अंकित करने वाले थे तो उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एक ऐसे इतिहास में था, कहे जाते हैं, जो कि आयरलैंड से संबंध रखते हैं, आयरलैंड से आते हैं। और सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र,
चूरू, सीकर, झुंझुनू इन क्षेत्रों में आते हैं और घूमते हैं और राजस्थान के रजवाड़े वगैरह है उनका अध्ययन करते हैं और अपनी किताबों के अंदर उनके बारे में अच्छे से लिखते हैं और अपनी संस्कृति को और वापस अपने देश को जाते हैं आयरलैंड, तो वहां पर इस अपनी जो संस्कृति है एक राजस्थान का एक जो पूरे विश्व के अंदर एक छाया चित्र है उसको प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, आयरलैंड से आते हैं काफी टाइम यहाँ ही रुकते हैं, सब कुछ अध्ययन करते हैं, शेखावाटी के क्षेत्र में सबसे पहले जाते हैं, भ्रमण करते हैं और उनकी मृत्यु राजस्थान के बीकानेर जिले में ही हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे ये जॉर्ज थॉमस का नाम आता है उनके एक इर्द गिर्द एक नाम और जोड़ा जाता है 1829 में। 1829 में एक आपको कर्नल जेम्स टोड जिसे आप घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। वैसे तो इनके द्वारा रचित 2-3 और भी पुस्तकें हैं, ठीक है, लेकिन अपन राजस्थान के सामान्य परिचय के रूप में इस किताब से देखें तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक वो खुद ही है। इस पुस्तक में उन्होंने इस संपूर्ण प्रदेश को जो एक आपको एक भौगोलिक सीमा के रूप में दिखाए रखा है, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए बन सकते हैं कि सर्वप्रथम कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया, राजपूताना या राजस्थान या रायथन। तो आप सभी को मालूम होगा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ ही अगला अगर क्वेश्चन बने तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए क्या नाम रखा या किस नाम से उसे जाना गया, तो राजस्थान या राजस्थान। इसी के साथ ही जब लंबे दौर की बातें चलती वार्तालाप चलते रहे, कानूनी कार्रवाई चलती रही, तो देशों के अंदर आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके साथ थे वीपी मेनन, ठीक है, उनके सहयोगी के रूप में थे वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर राजस्थान की लगभग 565 रियासतें थी, उन रियासतों का अच्छे से उनका एकीकरण किया और एक भारत को एक 565 रियासतों को एक ही साथ राजा रजवाड़ों को सभी को इकट्ठा किया, तो इस प्रकार से भारत का उन्होंने एकीकरण प्रारंभ किया। एकीकरण प्रारंभ करते हुए सबका एकीकरण किया, तो इसी के दौर में इसी एक कोटि के रूप में, इसी एक कड़ी के रूप में राजस्थान का एकीकरण भी आता है। तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का एकीकरण, तो मेरा कहने का मतलब ये है राजस्थान स्वतंत्रता के बाद लगभग 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन इन दोनों के सहयोग से 30 मार्च 1949 को एक नवीनतम राज्य के रूप में राजस्थान नाम का एक उल्लेख करते हैं, रियासतों के एकीकरण के दौरान स्वतंत्रता के बाद। ये आपको मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का नाम सामान्य रूप से कैसे कैसे कहां कहां से आया। इसके अलावा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कर्नल जेम्स टोड को सबसे पहले मैंने आपको बताया घोड़े वाले बाबा के नाम से। इसके बाद में बिल्कुल इनका नाम घोड़े वाले बाबा है, तो उन्हीं के हिसाब से इन्होंने काम किया। कैसे, वो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की रियासतों में जाते थे घोड़े पे चढ़ चढ़ के, ठीक है, और वहां पे भ्रमण के दौरान उनको राजस्थान से संबंधित कोई संस्कृति से जुड़ी हुई बातें और अदर कोई भी बातें या रीति रिवाजों से मिलती जुलती या रजवाड़ों से संबंधित कोई भी बातें होती थी उनको वो उल्लेखित करते थे और घूमते रहते थे। तो उन्होंने अपने घूमने के क्रम में सबसे पहले माउंट आबू के गुरु शिखर के दौरान जब घूमे तो उन्होंने उससे बोला संतों का शिखर, क्या बोला, संतों का शिखर। वैसे इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, इनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो ऐसे कुछ फैक्ट रहते हैं कर्नल जेम्स टोड की तरह इनके अनुसार, और इन्होंने सबसे पहले अगर पूछे कोई कि है कहाँ के, तो स्कॉटलैंड के। तो मेरा कहने का मतलब है जॉर्ज थॉमस है वो आयरलैंड से संबंधित है, वो सबसे पहले शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू में भ्रमण करते हैं, तो उन्हीं अनुसार कर्नल जेम्स टोड एक स्कॉटलैंड से है, ठीक है, और ये सबसे पहले उदयपुर आते हैं, ठीक है, उदयपुर आते हैं, वहां पे अच्छे से भ्रमण करते हैं और फिर लगभग राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में घूम घूम के घोड़े के माध्यम से, इसीलिए इनका नाम कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से उल्लेखित है। आपने देखा होगा राजस्थान के इतिहास के जनक। ओके,
इसके साथ मैंने आपको रियासतों का एकीकरण के रूप में भारत का भी थोड़ा सा बताया। उसके बाद में मैंने 7 चरणों के रूप में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 30 मार्च 1949 कैसे राजस्थान नाम आया या फिर ये संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र कैसे प्रकाश में आया इसके बारे में बताया। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि राजस्थान के जो क्षेत्र थे उनको अब राजस्थान तो इस टाइम कहा गया, लेकिन इससे पहले इस टाइम मतलब 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के सहयोग के बाद जब 7 चरणों के तहत एक एकीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके बाद राजस्थान शब्द आया। लेकिन मैंने आपको बताना चाहूंगा ये राजस्थान के छोटे छोटे इलाके हैं। राजस्थान वर्तमान में 41 जिलों से संबंधित है। कितने? 41 जिलों से। 41 जिलों के अंदर छोटे छोटे रजवाड़े या संभाग के रूप में थे। उन क्षेत्रों को क्या क्या नाम से पहचाना जाता था, क्या क्या नाम दिए जाते थे। तो जो वर्तमान का जोधपुर संभाग के क्षेत्र में जो मरुस्थली भाग है उसको मरु या धन्व भाग कहा जाता था। धन्व क्षेत्र, मरु या धन्व क्षेत्र जोधपुर संभाग के अधिकांश मरुस्थली जिले थे, उनको इस नाम से जाना जाता था। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश बिल्कुल एक जंगल के नुमा मान लीजिए आप। बीकानेर और नागौर का ये 2 क्षेत्र थे, इनको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही मत्स्य प्रदेश जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर था। जयपुर, अलवर और भरतपुर था और मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। मैंने आपको राजस्थान के 3 प्राचीनतम क्षेत्रों के नाम बताए किस प्रकार से थे। राजस्थान का मरुस्थलीय जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले मरु या धन्व, इसके बाद में जांगल प्रदेश के रूप में बीकानेर और नागौर। इसके बाद में छोटा सा एक प्रदेश बताया मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश वर्तमान का जयपुर, अलवर और भरतपुर, इस मत्स्य प्रदेश की विराटनगर राजधानी हुआ करती थी। इसके कड़ी से आगे अपन देखते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आगे देखते हैं तो राजस्थान का एक क्षेत्र का नाम है ऊपरमाल, ठीक है। ऊपरमाल आपने पढ़ा होगा। ऊपरमाल ये प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ऊपरमाल एक पंच बोर्ड का गठन किया जाता है, ठीक है, अशोक परमार के द्वारा, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक वगैरह। तो वही ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार बोलो या फिर ऊपरमाल एक क्षेत्र है जो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र कहलाता है। ये राजस्थान का एक प्राचीनतम क्षेत्र था। कई टाइम ये ऋग्वेद और से संबंधित या पुराने ग्रंथों से संबंधित ये सारे प्राचीन राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम है। फिर गिरवा पहाड़ियां, जो उदयपुर की जो हरी भरी पहाड़ियां हैं उनको ही गिरवा पहाड़ी के नाम से, एक तस्त्री की नुमा थी, उन्हें ही गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही एक और प्रदेश का नाम है मांड प्रदेश। मांड प्रदेश वर्तमान का जैसलमेर प्रदेश, ये यूं ही जाना जाता था। मांड एक आप मानो एक संगीत के रूप में एक गायकी है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा अल्लाह जिल्लाबाई वगैरह, मतलब मांड गायकी के रूप में बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके साथ ही है बागड़ प्रदेश। तो बच्चों, सभी लोग मेरे साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, ये बागड़ प्रदेश है और एक आता है वागड़ प्रदेश, ठीक है। बागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ का क्षेत्र, हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो बागड़ प्रदेश है। फिर है वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश के रूप में आप पाली का आसपास का क्षेत्र लेते हैं। मैंने आपको बताया बागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, वागड़ प्रदेश पाली से लिया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान का एक प्रदेश है जिसका नाम है हाड़ौती प्रदेश। ये कोटा और बूंदी वर्तमान के बिल्कुल यहीं के क्षेत्र हैं, कोटा और बूंदी, ठीक है, यहाँ के क्षेत्र है जिसको हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही अभी एक और नाम आता है जो आपके चाहता, जो शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है राजस्थान में, ठीक है। तो शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ का एक भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम का, जिसको शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही मैं आपको आगे बताना चाहूंगा चंद्रावती। चंद्रावती क्षेत्र आज का जो सिरोही में माउंट आबू के आसपास जो आप एक पर्वत रूपा, या फिर ऐसा मान लो माउंट आबू आज जो बसा हुआ है जिस पर्वत पे है उसे बोलते हैं आबू पर्वत। तो इसके आसपास का सारा क्षेत्र है जिसे चंद्रावती नगरी के नाम से या चंद्रावती प्रदेश के या क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही है योधई प्रदेश। योधई प्रदेश के रूप में राजस्थान के उत्तर के जिले, राजस्थान के भौगोलिक सीमा के वर्तमान के उत्तर के जिले, गंगानगर के आसपास का क्षेत्र जिसमें थोड़ा सा इसमें हनुमानगढ़ का भी क्षेत्र भी आता है, उसे बोलते हैं योधई प्रदेश।
इसके साथ ही है एक सीवी प्रदेश जिसे बोलते हैं उदयपुर, ठीक है। और इसके साथ एक और आता है सुसैन प्रदेश, सुसैन प्रदेश जो कि है अलवर क्षेत्र को रेखांकित करता है। इतना सब कुछ आपने राजस्थान के परिचय के बारे में देखा। फिर इसके साथ ही राजस्थान की जो वेदों में या फिर राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में कौन कौन से क्षेत्र थे, उनको किन किन नामों से जाना जाता था, उसके बारे में आपने अच्छे से जाना। ये मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अनुसार आपको पता होगा राजस्थान का वर्तमान सीमांकन किया गया है। उसके अनुसार कितने जिले हैं, 41 जिले, ठीक है। उन्हीं जिलों के अनुसार ये देखा गया है, ठीक है, 41 जिले। इसके अलावा मैंने आपको बताया राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो फर्स्ट नंबर है। राजस्थान भारत के किस दिशा में आता है, तो उत्तर पश्चिमी दिशा में आता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब मेरा राजस्थान से संबंधित ये छोटे बड़े हो गए। अब इसके साथ ही इससे जुड़े जो राजस्थान की और फैक्ट है जो भूगोल से संबंधित है, अक्षांश, देशांतीय या फिर कितने कितनी लंबाई में, कितनी चौड़ाई में, इसके अलावा कितने अक्षांशों का इसमें अंतर है, या फिर कौन सी वर्षा रेखा गुजरती है, इसके बारे में आपको डिटेल से राजस्थान के भूगोल में आपको अच्छे से अवगत करवाऊंगा। अभी अपन ने जो शुरू किया है उसका नाम है राजस्थान के इतिहास, ठीक है, एक परिचय के रूप में। इसके बाद संस्कृति शुरू की जाएगी। तो भूगोल के अंतर्गत जो जो टॉपिक आते हैं वो मेरे द्वारा ही आपको भूगोल, राजस्थान भूगोल के एक क्लासों के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। अब मैं आपको जो अपन का असली मुद्दा है वो अब आ रहा है। बताओ, मैंने राजस्थान का परिचय करवाया, ये आखिर शब्द कहाँ से आया, कहाँ था या फिर कैसे था, इसके बाद में मैंने इस क्षेत्रों के नाम बताए। असली मुद्दा है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के रजवाड़े, राजस्थान के वो वंशज जिनके माध्यम से आज भी राजस्थान का इतिहास मतलब हर जगह दोहराया जाता है। कहाँ का इतिहास, राजस्थान के रजवाड़ों का। आपने सुना ही होगा राठौड़ वंश, चौहान वंश, कछवा वंश, और इसके अलावा मतलब भाटी वंश, और बहुत से ऐसे वंश हैं जो राजस्थान रजवाड़े थे, और इनके बारे में आपको अच्छे से एक एक करके पढ़ना है। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, मैंने आपको जैसा कि बताया इतिहास, ये इतिहास होता है, तो इतिहास का कालक्रम या इनको विभाजन कितने भागों में किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, इनका जो विभाजन है एक काल अवधि के रूप में माना गया। कैसे, जैसे आपको पता है सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का आरंभ आप मानो तो यहाँ आपको मनु की वो उत्पत्ति वाली वो जो दंत कथा है उससे आप ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले था प्राक युग, इसके बाद था आद्य युग, और इसके बाद था ऐतिहासिक युग, जिसे आप आधुनिक या वर्तमान युग भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कि राजस्थान का सबसे पहला है प्राक युग, जिसके लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिले, ठीक है। और जिसके लिखित साक्ष्य जब प्राप्त ही नहीं होंगे तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा, बताओ आप। जब किसी युग से संबंधित कोई जानकारी अगर लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो इसके बारे में एक मनु नामक की एक दंत कथा को दिया जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई या सृष्टि जब से आरंभ हुई, वहां से लगा के हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वही, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी एक उत्खनन क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता। इसके जैसे ही इसकी स्थापना हुई, इसके पहले का समय और इसके साथ ही सृष्टि के आरंभ से लगा के हड़प्पा की सभ्यता के पूर्व के जो मध्य का दोनों के बीच का काल है, इसे प्राक युग के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद में मैं आपको दूसरा काल के रूप में दूसरे युग के बारे में अगर बताऊं तो आद्य युग है। इसके इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो गए, बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तो अपन ने ऐसा करते हैं किसी और अपन अपना देखते हैं पहले, कोई अच्छे से पढ़ पाता है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से किसी को पढ़वाते हैं। तो ऐसा सब कुछ इस युग के बारे में ट्राई किया गया, लेकिन फिर भी ये साक्ष्य हैं उपलब्ध जरूर हुए, इनको कभी भी इनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अब बताओ इसको किस काल से जोड़े, तो मैंने अभी बताया आपको हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, मतलब हड़प्पा सभ्यता स्थापना जैसी हुई तो ये काल। वैसे मैं बताना चाहता हूं, यहाँ कोई लाइन के हिसाब से नहीं बता रखा है कि इस काल के बाद इससे स्टार्ट होगा, इस काल से काल बाद में ये स्टार्ट होगा, लेकिन ये एक
इतिहासकारों के द्वारा एक वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन पढ़ना पढ़ना संभव नहीं हो पाया, इसको लिपि को जाना नहीं पाया गया, तो इसके दौरान यहाँ नहीं पाया गया था, तब बिल्कुल साक्ष्य नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता जैसे ही अपने काल के अंदर आई शुरुआती दौर में, तो हड़प्पा काल से 600 ईसा पूर्व तक के काल को आदि युग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको बताया ऐतिहासिक युग, आधुनिक युग या आज का युग जो भी आप कहो, इसमें जो सारे के सारे यहाँ जो लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यहाँ जो लिखित साक्ष्य मिले, सबको यहाँ बटोरा गया और बिल्कुल अच्छे से पढ़ा गया, जाना गया कि पुराने टाइम की राजस्थान की ये लिपि किस प्रकार की थी और वो रजवाड़े वगैरह क्या थे, उनके द्वारा उत्खनित स्तंभ वगैरह जो भी पुराने टाइम लिखे गए थे वंशजों के द्वारा, वो सारे। तो इसका सीमांकन या टाइम पीरियड कब देखा जाता है? तो इसका टाइम पीरियड देखा जाता है आपके, जैसे मैंने क्या बताया, 600 ईस्वी पूर्व तक है आद्य युग। तो जैसे यहाँ तक है तो इससे शुरुआत में 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक अभी जो भी टाइम चल रहा है, इस सबको अपन ऐतिहासिक युग के अंतर्गत देखते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये इतिहास का काल विभाजन है। आगे ये है प्राक युग, आदि युग, ऐतिहासिक युग। इसके तहत एक है प्राक युग जो कि मैंने हेडिंग दे रखा है। इस प्राक युग को आगे अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे।